गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, मैं आज आपको हिंदी ग्रामर में पढ़ाने जा रहा हूँ रस के विषय में। ठीक है। ये रस आपके लिए 9 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हें हमें डिटेल से पढ़ना अनिवार्य होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं रस के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी परिभाषा। रस की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए बच्चों, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो बच्चों, इसकी परिभाषा कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। हमें परिभाषा में क्या लिखना है? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस की अनुभूति कैसे होती है, इस संबंध में भरत मुनि ने नाटक शास्त्र में व्याख्या की है। रस की अनुभूति कैसे होती है, मतलब रस का फील कैसे आता है, इस संबंध में भरत मुनि ने नाटक शास्त्र में व्याख्या की है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोगाद्र निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी अथवा व्याभिचारी भाव के सहयोग में रस की निष्पत्ति होती है। अब बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है आपकी ओटी में पूछ लिए जाते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? रस के अंग 4 होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा कौन सा है? संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा कौन सा है? संचारी भाव। तो इनको बेटा अच्छे से याद रखना कि रस के अंग 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव किसे कहते हैं? देखो, नाम में ही हमें समझ में आ रहा है स्थायी भाव। ठीक है, कि होने को ये क्या है, हमारे मन में क्या होंगे, स्थायी रूप से होंगे, परमानेंट। जैसे देखो, स्थायी भाव उसे कहते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। स्थायी भाव उसे कहते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। स्थायी भाव उसे कहते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव से नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव 9 हैं। इन्हीं के आधार पर 9 रस माने गए हैं। स्थायी भाव 9 हैं। इन्हीं के आधार पर 9 रस माने गए हैं। अब बच्चों देखो, रस एवं उनके स्थायी भाव ये आप याद अच्छे से कर लेना। फिर मैं आपको कुछ परिभाषा बताऊंगा जिसमें आपको सिर्फ एक ही परिभाषा याद करना पड़ेगा, बाकी रसों की परिभाषा आप बना लोगे। पर बनेगी कब? जब आपको रस और उनके स्थायी भाव आपको याद होंगे। जैसे देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार का रति। करुण का शोक। करुण का शोक। हास्य का हास्य। हास्य का हास्य। वीर का उत्साह। वीर का उत्साह। भयानक भय। भयानक भय। रौद्र क्रोध। रौद्र क्रोध। अद्भुत। अद्भुत का विस्मय भी कर सकते हो, आश्चर्य भी कर सकते हो। शांत का होता है निर्वेद। शांत का निर्वेद। विवश जुगुस्सा। विवश जुगुस्सा। वात्सल्य स्नेह। वात्सल्य स्नेह। तो बेटा देखो, रस तो 9 होते हैं, पर 10वां रस क्या है? वात्सल्य रस। इसको ही बेटा अपन रस ही मानते हैं। ठीक है, सूरदास जी का। तो ऐसे रसों की संख्या 10 हो जाती है। ठीक है, श्रृंगार का रति, करुण का शोक, हास्य का हास्य, वीर का उत्साह, भयानक भय, रौद्र क्रोध, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद, विवश जुगुस्सा, वात्सल्य स्नेह। अब हम पढ़ने वाले हैं विभाव। इसे बच्चों आप अच्छे से देखना। विभाव। विभाव काव्य में किसी वस्तु या विषय के वर्णन को पढ़ने से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। देखो, काव्य में किसी वस्तु या विषय के वर्णन को, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, कोई सा भी विषय पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई वस्तु उसमें आई, कोई विषय को पढ़ रहे हो, तो जो भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है,
विभाव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। ठीक है, अब देखो बच्चों, विभाव क्या होते हैं? विभाव हमारी जो मान लो पता फीलिंगें होती हैं। जैसे सपोज करो हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अचानक हमारे सामने शेर आ जाए, तो शेर को देख के देखो बच्चों मुस्कुराएंगे नहीं, हमें डर ही लगता है। तो वो क्या है? अपना विभाव होता है। हमने किसी चीज़ को देखा, अंदर हमारे डर जाएगा, तो वो भी क्या होता है? विभाव। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। अब बच्चों हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आलंबन विभाव के विषय में। तो आलंबन विभाव भी दो प्रकार का होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे आलंबन विभाव की परिभाषा। तो देखो, जिसका सहारा पाकर, जिसका सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जगे, जिसका सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जगे, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। मतलब देखो, जिसकी सहायता से आपके मन में भाव जगते हैं, जिसकी भी सहायता से आपके मन में भाव जगते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका, देखो भाव जगते हैं नायक और नायिका के मन में ही जगते हैं सिर्फ। आलंबन के भी दो भाग होते हैं, एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। तो बच्चों, आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय होता है, और जिसके कारण जगे वो विषय होता है। देखो मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, देखो आश्रय आलंबन की परिभाषा क्या है? जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं, और जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषय आलंबन कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, आप अपने घर जा रहे हो बाजार से, और रास्ते में आपके सामने 3-4 कुत्ते आपको घेर लेते हैं। ठीक है, तो उन कुत्तों को देख के आपको लगेगा डर, आपको लगेगा डर। ठीक है, तो देखो आपको जो डर लगाना बेटा, ठीक है, मतलब देखो आप डर गए तो बेटा आप क्या हो जाओगे बेटा? आश्रय आलंबन, क्योंकि आपके मन में डर के भाव जगे हैं, तो आप क्या हो जाओगे? आश्रय आलंबन। अब किसके कारण आप डरे हो? तो कुत्तों के कारण डरे हो आप। ठीक है, तो कुत्ते का जाएंगे बेटा आपके विषय आलंबन। ठीक है, देखो जिसके जिसके मन में भाव जगते हैं वो होता है आश्रय, और जिसके कारण भाव जगते हैं वो होता है विषय आलंबन। ठीक है, इसमें उदाहरण दे रखा है, देखो सुदामा की दीन दशा कृष्ण के मन में शोक भाव जगाती है। देखो सुदामा की दीन दशा मतलब सुदामा की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, और कृष्ण के मन में वो शौक भाव जगाती है, मतलब कृष्ण उससे बहुत दुखी हो जाते हैं। तो देखो बेटा, दुखी कौन हुआ बेटा? कृष्ण। किसके कारण हुए हैं आपके? सुदामा जी के कारण। तो कृष्ण बेटा आपने कौन जाएंगे? आश्रय आलंबन। ठीक है, और आपको सुदामा जी के जाएंगे विषय आलंबन। ठीक है, इसमें एक और उदाहरण है, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है। देखो किसका भाव जगता है? राम का। किसके प्रति? सीता के प्रति। तो राम आश्रय हो जाएंगे और सीता जी विषय। तो देखो बेटा हमने क्या पढ़ लिया बेटा? आलंबन भाव। अब पढ़ेंगे हम उद्दीपन। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन भाव कहलाता है। देखो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं, उद्दीप्त मतलब बेटा अंदर अंदर बेटा मचलने लगते हैं, कुछ करने का मन करता है, उन्हें उद्दीपन भाव कहते हैं। जैसे युद्ध के बाजे, देखो बेटा तब पहले युद्ध होते थे ना, तो उससे पहले युद्ध के बाजे बेटा बजाना पड़ता था, तब युद्ध की शुरुआत होती थी। तो बेटा जो सैनिक वगैरह होते थे ना बेटा, उनके मन में युद्ध लड़ने की भावना और तीव्र गति से बढ़ने लगती थी। ठीक है, गर्जना वही होता है, तर्जना, कोकिल, कुंजन, नायक, नायिका। एक होते हैं, देखो बेटा हमने स्थायी भाव पढ़ लिया, विभाव पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम अनुभाव। तो देखो मन के भाव उत्पन्न करने वाली शारीरिक क्रियाएं, मन के भाव उत्पन्न करने वाली शारीरिक क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, मन के भाव उत्पन्न करने वाली शारीरिक क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। या स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। देखो अब अपने अंदर कोई भाव जगता है तो कहीं ना कहीं बेटा वो अपनी शारीरिक क्रिया से ही बाहर आता है। जैसे देखो आप बेटा
डर जाते हो, तो डर के मारे किसी किसी को पसीना आ जाता है, तो समझ जाओ बेटा कि आप बेटा कोई ना कोई तो बेटा अनुभव आपके अंदर चल रहा है। उदाहरण देखो, पसीने से लथपथ होना। जब किसी को बेटा पसीना आता है ना तो समझ जाओ बेटा वो डर गया। रोंगटे खड़े होना, उसका ही मतलब होता है डर जाना। अब रोंगटे खड़े हुआ ना तो अपन समझ जाते हैं, देखो या तो अपन को देखो ठंड लग रही है, या फिर बेटा अपन किसी चीज़ को देख के डर गए। तो देखो वो अपने बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। भय उत्पन्न होना, कांपना, हक्का बक्का होना, ये क्या है बेटा आपके अनुभव होते हैं। एक होते हैं संचारी भाव। तो देखो इसकी परिभाषा, मन में स्थायी भाव के साथ संचरण करने वाले भाव। मन में स्थायी भाव के साथ संचरण करने वाले भाव जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। मन में स्थायी भाव के साथ संचरण करने वाले भाव जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। ये मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं बच्चों, जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से बेटा कोई भी 4-5 कर लेना जो आपके एग्जाम दृष्टि से ठीक है पूछे जाएंगे। जैसे देखो आप पढ़ लेना, देखो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 4 स्थायी वो संचारी भाव के नाम लिखना है। तो आलस्य, निद्रा, स्वप्न, ठीक है, मोह, गर्व, उत्सुकता, शंका, चिंता, गिलानी, लज्जा, श्वास, दीनता, आवेग, निर्वेद, स्मृति, उन्माद। ठीक है, तो जे बेटा आप 33 दिए हैं, 33 में से आप कोई भी 4 कर लेना जो आपके 9 से लेकर 12 तक पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपसे वो 4 पूछेगा सिर्फ। ठीक है, अब देखो बेटा हम पढ़ने वाले हैं रस के विषय में। सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस। तो बेटा इस रस से बेटा आप बहुत फोकस करना। इसकी जो परिभाषा अगर आप याद कर लोगे तो 10 रस की परिभाषा ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्रृंगार रस। तो देखो बच्चों, जब किसी सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का, ठीक ना, जब किसी सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। देखो जिस रस के विषय में अपन ने पढ़ा है, जैसे श्रृंगार रस के विषय में पढ़ा है, तो लास्ट में देखो अपन को लिखना तो पड़ेगा ही, उसे श्रृंगार रस कहते हैं, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, अब उससे पहले बेटा अपन स्टार्टिंग करेंगे ना, तो श्रृंगार रस का अपन स्थायी भाव पता होना चाहिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है क्या, रति। ठीक है, अब देखो परिभाषा क्या है, सहृदय के हृदय में स्थित। इतना तो अपन ने देखो सब रसों में करना है, सहृदय के हृदय में स्थित। ठीक है, जिस भी रस की आप परिभाषा लिख रहे हो सबसे पहले लिखोगे आप उस रस का स्थायी भाव। जैसे अपन श्रृंगार की बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, सहृदय के हृदय में स्थित। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, तो रति नामक स्थायी भाव देखो आ गया। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। संयोग, ठीक है, जहाँ नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है उसे बोलते हैं संयोग। और वियोग, जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ होता है वियोग श्रृंगार। देखो बेटा श्रृंगार रस है ना, उसकी परिभाषा बहुत सरल है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद करना है, श्रृंगार रस का क्या करना है बेटा, आपको स्थायी भाव। सारे रसों के स्थायी भाव याद हुआ है ना, तो परिभाषा आप सिर्फ पहली वाले की पढ़ना है। ठीक है, अब जहाँ आप बेटा श्रृंगार रस लिखोगे उसकी जगह आप दूसरा रस लिख देना, और जहाँ आपने श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखा है वहाँ उस रस का स्थायी भाव लिख देना। जैसे देखो नॉर्मली मैं दोबारा बताऊँ पर अपन अगली पढ़ेंगे। जब किसी सहृदय के हृदय में स्थित, देखो रति, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार के भी 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। इनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब संयोग का उदाहरण क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करे भोइनी हंसे दैन कहे नटी जाए। 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। एक होता है वियोग श्रृंगार,
राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे भूली गईं, कर टेकी रही पर टारत नाही। इनको बेटा आप पता अपनी बेटा कॉपियों में जरूर लिख लेना और इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको ये रट जाएंगे। अब देखो बेटा हमने परिभाषा याद करी थी, अब देखो सेकंड रस देखो, हास्य रस। देखो सेम पूरी वही चीज़ है, जब किसी सहृदय के हृदय में स्थित, हास्य का स्थायी भाव क्या है, हंसी या फिर हास्य। जब किसी सहृदय के हृदय में स्थित हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, ये हास्य रस हो गया। अब देखो नीचे वाली देखो आप करुण रस की, सेम मिलेगी। देखो जब किसी सहृदय के हृदय में स्थित, वहाँ पर ने हंसी करा था तो यहाँ पे शौक कर दो, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शौक। जब किसी सहृदय के हृदय में स्थित शौक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। ठीक है, जो सॉन्ग होगा बेटा देखो, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, तो जी बेटा ये करुण रस का ये उदाहरण आप लिख सकते हो। एक है आपका वीर रस, परिभाषा सेम वही है, सिर्फ बेटा चेंज क्या करना है आपको, वीर रस का आपको करना है स्थायी भाव चेंज और लास्ट में लिखना है उसे वीर रस कहते हैं। तो देखो जब किसी सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। तो जब किसी सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव का संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक पढ़ेंगे अद्भुत रस। अद्भुत का बेटा स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। क्या होता है, अद्भुत का होता है बेटा विस्मय, अपन ने पढ़े हैं ना, ठीक है। अद्भुत का होता है क्या, विस्मय। तो देखो जब किसी सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव का संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण क्या है, एक कचम्बा हमने देखा कुआं में लग गई आग, पानी पानी सबरो जल गओ मछली खेले फाग। जी अचंबा है बेटा, एक कचम्बा हमने देखा कुआं में लग गई आग, पानी पानी सबरो जल गओ मछली खेले फाग। तो जी बेटा क्या, अद्भुत है, ठीक है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है, विस्मय मतलब आश्चर्य, क्योंकि देखो ऐसा कभी हो नहीं सकता बेटा जैसे इस उदाहरण अपन ने दिया है। एक होता है आपका भयानक रस, भयानक का स्थायी भाव भय। तो परिभाषा आप लोग बनाने का प्रयास करा करो। सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव का संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण, आज बचपन का कोमल गात, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। बेटा देखो ये रस है ना बेटा, आपको बेटा अच्छे से करना पड़ेंगे, क्योंकि बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन 101% आता है आपके 9 से लेकर 12 तक के एग्जाम में। कोई सा ही वो आपको एक रस दे देंगे, उदाहरण शायद आपको लिखना पड़ेगा। तो परिभाषा तो देखो बनाना मैंने आपको बता दिया कि जिस भी रस की परिभाषा बना रहे हो सबसे पहले बेटा उसका स्थायी भाव आएगा और लास्ट में उस रस का नाम आएगा, ठीक है। अब देखो पढ़ेंगे हम रौद्र, रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव बेटा क्या होता है, क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। तो देखो सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का, रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे।
सब शौक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इनके बेटा पता अपनी फेयर कॉपी में बेटा इनको लिख लोगे ना तो और आपको बेटा याद करने में आसानी होगी। वीडियो देख देख के ही बेटा आप इसको सुनते जाना और बेटा इनको लिखते जाना और फिर इनका रिवीजन करना, तो रस बेटा आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। विवश रस, ठीक है, विवश, इसका बेटा क्या है बेटा आपका स्थायी भाव जुगुत्सा। शाह हृदय के हृदय में स्थित जुगुत्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ विवश रस होता है। उदाहरण, सब जीव खींचकर कोबे, सब जीव खींचकर कोबे चुबला चुबला कर खाते। तो देखो बेटा विवश का मतलब देखो बेटा घिन होती है एक प्रकार से, ठीक है। सपोज करो आप निकल रहे हो और आपको बेटा किसी जानवर की डेड बॉडी पड़ी दिखे और वहाँ बेटा कौवे बैठे हैं बहुत सारे, तो देखो डेड बॉडी में से स्मेल आती है, ठीक है। अब बेटा वो कौवे ना उसमें से बेटा डेड बॉडी में से, जानवर की डेड बॉडी में से मांस निकाल निकाल कर बेटा चुबला चुबला कर खाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो बेटा हम नाक बंद कर लेते हैं स्मेल के मारे और उल्टी सी आती हैं। तो वहाँ कौन सा रस होता है? विवश। एक होता है शांत रस। शाह हृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ शांत रस होता है। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये क्या है बेटा? शांत रस। अब हमारा लास्ट रस रहेगा बेटा क्या? वात्सल्य। तो देखो, शाह हृदय के हृदय में स्थित वात्सल्य का स्थायी भाव क्या है? स्नेह या फिर प्रेम। स्नेह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। उदाहरण, बच्चे की प्यारी बातें किसे न भाती होंगी, बच्चे की प्यारी आंखें सबको ही प्यारी होंगी। बच्चे की प्यारी बातें किसे न भाती होंगी, बच्चे की प्यारी आंखें सबको ही प्यारी होंगी। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये बच्चों हमने पढ़ा है बेटा कि बेटा रस के विषय में पढ़ा है बेटा आज हमने, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों का सिर्फ इतना सा काम है, इन्हें बेटा अपनी बेटा कॉपी में आप लिख लेना, जिससे बेटा क्या देखो वीडियो देखो और इसके साथ साथ में इसको लिखते चलो। इससे क्या बेटा आपके बेटा रस बेटा क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो बेटा हिंदी सब्जेक्ट हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमारी बेटा परसेंटेज इनक्रीज़ करने का बेटा काम करता है। अगर आपके हिंदी में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बेटा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप इनको बेटा अपनी कॉपी में बेटा नोट डाउन जरूर कर लेना, जिससे बेटा आपको आगे भी बेटा इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप बेटा ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिक क्लियर रहेंगी, ठीक है। कल हम बेटा हिंदी ग्रामर का कुछ दूसरा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा वीडियो देखते रहा करो, जिससे बेटा आपके बेटा एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी।